नमस्कार, मैं मदन डोगरा हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। आज जिस कहानी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं, उसमें ना तो दोस्ती है और ना ही प्यार, लेकिन इसमें एक गहरा संबंध है। एक ऐसा संबंध जिसे हम जन्म जन्मांतर का बंधन कहते हैं। वो बंधन जिसके बिना सृष्टि का सृजन संभव ही नहीं है। जी हां, पति पत्नी का संबंध। वो पत्नी जिसे अर्धांगिनी कहते हैं और जिसे लाइफ पार्टनर कहते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। वही लाइफ पार्टनर चांद की तरह सुंदर हो, हिरनी की तरह आंखें हो, मोरनी की तरह चाल हो, तो पति को ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का खुशकिस्मत इंसान मैं ही हूं। ऐसे ही खुशकिस्मत इंसानों में से एक है वसीम, जिसकी बीवी बनकर निखत उसके घर आई है। निखत की सुंदरता देखकर वसीम को लगता है जैसे सारे जहां की खुशियां उसे मिल गई हो। बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप, माशाअल्लाह। खुदा ने सिर्फ मेरे लिए बनाया आपको। अरे वसीम मियाँ, कहाँ हो भाई? मामू जान की आवाज। मामू जान। अस्सलाम वालेकुम भांजे मियाँ। खैरियत? हाँ, भाई माफी चाहूंगा, वक्त पर नहीं आ पाया। सोचा कि मुबारकबाद देता चलूं। कोई बात और नहीं। बहू बेगम को दुआएं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। जरूर जरूर। शुक्रिया। भाई खुश तो हो? अब आपसे क्या छुपाना मामू जान, हम अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मोहतरमा तो जन्नत की हूर है, उनको पाकर तो मैं अपनी खुशी जो है जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, क्या लेंगे, शरबत या चाय? अरे भांजे मियाँ, तकल्लुफ क्यों करते हो? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? नौकर चाकर हैं? हमें कुछ करने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। भाई नौकर बेचारे तो मेहमानों की मेहमान नवाजी में लगे होंगे, फिर कभी। मामू जान, ये सारा चीज तो चलता रहेगा। अब तो पार्टियां होंगी, जलसे चलेंगे, और मेहमानों की जो है खातिरदारी करनी भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है आपका। भाई आपकी मर्जी। आप जनाब शरबत। घर में इतने नौकर चाकर हैं और आप लेके आए शरबत, वो किस काम के? मामू जान शरबत लीजिए ना प्लीज। रहने दीजिए जनाब, नौकरों के हाथ के खाने में प्यार नहीं होता, वो तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। थैंक यू मोहतरमा, आपके जवाब ने लाजवाब कर दिया हमें। अरे भांजे, बेगम साहिबा बहुत समझदार हैं, आपके घर को जन्नत बना देंगी। जन्नत? जनाब क्या बोल रहे हैं? जन्नत ऑलरेडी है। जब से इन्होंने हमारे घर में कदम रखा है, तब से हमारा घर जन्नती बन गया। और इनकी खूबसूरती की बात करें, माशाअल्लाह, जितना उनका दिल अच्छा है उतना ही उनकी सोच अच्छी है। वाकई मियाँ, तुम बहुत नसीब वाले हो। हाँ, नसीब वाले तो हैं हम। अच्छा मियाँ, अब इजाजत दीजिए, मेरे अजीज दोस्त गफूर मियाँ के यहाँ हाजिरी देनी है, वरना वो शिकायत करेंगे कि आपके यहाँ आया और उनके यहाँ नहीं गया। हाँ जी मामू जान, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, इजाजत दीजिए। ये दूध किसके लिए नहीं है? एक आपके लिए और दूसरा। लेकिन मुझे सादा दूध पसंद नहीं है। ओह, आगे से आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखूंगी मैं। अरे मैंने इतनी भी बड़ी बात नहीं कह दी जो आपको संजीदा होना पड़े। मैं तो यूं ही पूछ रहा था कि सादा दूध तो नहीं लग रहा है, आपने कुछ मिक्स किया है क्या? आप तो शक करने वाली बात करने लग गए। नहीं नहीं, शक की बात नहीं है, मेरा मतलब है कि कोई ड्राई फ्रूट वगैरह आपने मिक्स किया इसमें? हाँ, बादाम मिलाए। अरे वाह, मेरी मोहतरमा को कैसे पता है कि बादाम वाला दूध मुझे पसंद है? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपको दूध। हाँ, मैंने सादा दूध की बात की थी आपसे। बादाम वाला दूध तो मैं बाल्टी भर पी जाऊं।
चलो जी, आपने तो मेरी सारी चीज़ जान ली है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद है। मेरी पसंद? हाँ, बहुत सारे लोगों को खाने की पसंद होती है, घूमने का पसंद होता है, किसी को कुछ और किसी को कुछ और। आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? मैंने सवाल किया आपसे पहले। पर मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। मोहतरमा, आपने मुझे हक जताया, बहुत अच्छा लगा। ये नाइंसाफ़ी है, आपको ही बताना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म सर आँखों पर। मुझे तो बस आप पसंद है। और मुझे आप पसंद हो। मेरे अलावा पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे जोक यानी कि चुटकुले सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बताओ, हम भी तो जाने कि आप कैसे चुटकुले बोलते हो, सुनाओ हमें भी। आपका हुक्म सर आँखों पर। एक बहुत पुराना जोक है। एक बार एक शादी के फंक्शन में कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, कुछ लोग स्टेज पर डांस कर रहे थे। ओके। वहीं एक खूबसूरत लड़का बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ रहा था। वहीं उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ डांस करेंगी? लड़की मुस्कुराई और उसने झट से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो दोनों वहीं डांस करने लग गए। डांस करते करते वो रुककर कहता है, फिर तो आपकी कुर्सी खाली हो जाएगी, अब मैं इसको ले जा सकता बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा कम। और एक प्लीज। एक बार एक आदमी अपने 12 साल के लड़के के साथ होटल गया। ठीक है। उसने वेटर को बुलाकर बियर और आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। उसका बेटा थपक से उसको पूछता है, आइसक्रीम क्यों पापा, बियर पियो ना। एक बार क्या हुआ, हाथी और चींटी छुपन छुपाई खेल रहे थे। तो चींटी जाकर मंदिर में छुप गई और हाथी ने उसको ढूंढ लिया। जो कैसे? वसीम और निकत की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर सरपट दौड़ने लगी। दोनों खुशी नहीं, बेहद खुश थे। इस तरह 2-3 महीने बीत गए और एक दिन वसीम ने इतना बड़ा फैसला लिया कि उस तरह के फैसले को करने के लिए इंसान को बहुत सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन वसीम ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और उसने अपने लीगल एडवाइजर को बुलाया। आप कोई सरप्राइज की बात कर रहे थे? हाँ, सरप्राइज तो है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, कोई क्लू तो दीजिए ना। अरे क्लू दूंगा तो सरप्राइज का मजाक किरकिरा हो जाएगा फिर। बस बस रहने दीजिए और ना बनाएं। निकत, अल्लाह जानता है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अरे मेरे सरताज, आप तो संजीदा हो गए। इसको भी अभी आना था। इसको अभी आना था, मैंने बुलाया था। सरप्राइज। सरप्राइज? हाँ। इसके हाथ में तो सिर्फ एक फाइल दिख रही है, सरप्राइज तो नहीं दिखाई दे रहा। वसीम साहब। ओह, आइए वकील साहब, बैठिए, तशरीफ रखिए। तशरीफ भी रखूंगा और चाय भी पीऊंगा। बैठिए। वसीम साहब माफ कीजिएगा, कहीं मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी के सारे कागजात तैयार हो गए? जी हाँ, तैयार है ना। ओके। आप जो है ये प्रॉपर्टी पूरी निकत के नाम पर ट्रांसफर करवा दो। व्हाट? जी हाँ, ये मेरी तरफ से निकत को मेहर की अदायगी होगी। मेहर की अदायगी? हमारे धर्म में एक रस्म होती है। वसीम साहब, आपके निजी मामलों में बोलने का मुझे कोई हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बार सोच लीजिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बड़ी बात है? फाइनल डिसीजन है मेरा। फिर भी
निकट और हम लाइफ पार्टनर हैं। जो मेरा है उसमें पूरा हक निकट का है, और जो उनका है वो मेरा। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो आप उचित समझिए। अब चाय तो पी के जाइए वकील साहब, बैठ जाइए। वसीम साहब, एक क्लाइंट का बहुत जरूरी काम याद आ गया है, वो आज ही निपटाना है। चाय तो फिर कभी ये पीते लीजिए, रहेंगे। चाय भी आ गया। अरे 2 घंटे लगते हैं तुमको चाय बनाने के लिए, अगर 2 मिनट लेट हो जाते तो यहाँ चले जाते। ये लीजिए, चाय पी लीजिए आप। नजीब रखिए। वकील साहब, क्या हो गया? वसीम साहब, बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा, आपकी चाय ने एक बात याद दिला दी। ये दस्तावेजों पे मैंने साइन कराए नहीं, मैं ऐसे चला जा रहा था वापस। जहाँ चाहिए वहाँ ले लो। हाँ, ये ठीक है, आप ट्रांसफर करवा के कॉपी भेज देना, ताकि निकट को नजराना पेश कर सकूं। चलिए। कुछ गलत तो नहीं किया ना? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार सोच तो लेते। प्रॉपर्टी की बात है। क्या सोचता मैं? आपसे बढ़कर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है मेरे लिए? हाँ, Come on. मेरा बस चले तो। आपका बस चले तो सारा जहां मेरे नाम कर दो। इन चंद दिनों में आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। और मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको बयां करना भी नहीं चाहती। वसीम ने एक ही झटके में अपनी सारी प्रॉपर्टी निकट के नाम कर दी थी। ये वसीम का प्यार था। ऐसा करके वसीम ने कुछ गलत नहीं किया था। जिसे हम प्यार करते हैं, जिस पर हम अपना सब कुछ लौटा देते हैं, प्रॉपर्टी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लोग प्यार में चांद सितारे तोड़कर कदमों में निछावर करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन वसीम ने तो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी निकट के नाम। लेकिन निकट वसीम के इस फैसले से बेहद खुश थी। मेरे सरताज, आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। आपको मुझ पर इतना यकीन है, इस यकीन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्यों नहीं है? कुछ भी हो, कोई इतना बड़ा फैसला ऐसे ही नहीं कर लेता। फैसला मेरा है, मेरी बेगम के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं किया। मेरी जान के लिए किया मैंने। अल्लाह ना करे कोई बड़ी बात हो गई तो लोग तो मुझे ही कहेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? और जिसके साथ आप जैसे बीवी हो उसे क्या हो सकता है भला? अगर हो भी गया तो कोई परवाह नहीं। इतना प्यार करते हो मुझसे? पूछते क्या हो? हाँ? दिल में झांक के देख लो, दिल के हर कोने में तुम्हारा नूरानी चेहरा दिखाई देगा। अरे वाह, आपको तो शायरी भी आती है। थोड़ा थोड़ा। पेशे खिदमत है एक छोटा सा शेर। अरे वाह, रोज मैं सुनाती थी, आज आप सुनाओगे? बहुत मजा आएगा, सुनाइए। लेकर घनघोर घटाए उसने तेरे जुल्फों को नमी दी होगी, लेकर फूलों से अदाए उसने तेरे होठों को हंसी दी होगी। जिसके हाथों ने बनाया है तुझको 16 साल तो सोचा होगा, और फिर उसने बनाकर तुझको मुद्दतों प्यार से देखा होगा। इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ मैं। कितनी खूबसूरत हूँ ये सिर्फ मुझे पता है। मैं ना आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। अरे वाह जनाब, रोज मैं सुनाती हूँ, आज आप सुनाएंगे? चलिए सुनाइए। लल्लू ने ना कल्लू से कहा, यार मेरी बीवी कुएं में गिर गई। ठीक है, तो फिर कल्लू बोलता है कि क्या हुआ तेरी बीवी का? तो लल्लू बोलता है कि यार आवाज आना बंद हो गई, ठीक ही होगी। आज तो बहुत मजा आया। अब आप सुनाओ, अभी आप सुनाओ। नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। अरे सुनाओ ना। अरे कहीं नहीं जाने दूंगा।
सुनाओ। अरे छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा। पर आप पहले छोड़िए तो। पहले सुनाओ आप। छोड़ोगे तो सुनाऊंगी। आप मुझे सुनाओ, फिर उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सुनाती सुनाओ। हूँ। एक बार क्या हुआ कि रामदीन काका पैदल अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़का मिलता है और पूछता है, काका एक और जोक सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। एक बार एक आदमी अपने 12 साल के बेटे के साथ सुनाती हूँ, रुको। वसीम, 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 वसीम की मौत ने नेकत को बुरी तरह से झकझोर दिया था। उसके हंसते खेलते संसार में आग लग गई थी। वसीम की मौत के बाद 2 दिन और 2 रातें बीत गई, लेकिन निकत के गले के नीचे अन्न का एक दाना भी नहीं गया। वसीम की जान पहचान और पड़ोस के लोगों ने बहुत कोशिश की कि निकत कुछ खा ले, लेकिन कुछ खाने की जगह पर निकत रोने लगती और अपनी जुबान से बार बार यही लफ्ज निकालती, इस शहर ने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया है, मुझे बेवा बना दिया है। निकत की जगह कोई दूसरी औरत भी होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती जो निकत की हुई है, जिसकी शादी को जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन बीते हों और उसका शौहर दुनिया छोड़कर चला जाए तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि निकत ने 2 दिन के बाद ही वसीम की सारी प्रॉपर्टी बेच दी। सिर्फ बेची ही नहीं, बंगले का वो सामान जो ले जाने लायक था उसे टेम्पो में लोड कराने लगी। भैया सामान ध्यान से लेकर जाना, कुछ टूटे नहीं। ये लीजिए घर की चाबियां। ये घर बेशक हमने खरीद लिया है, पर ये आप ही का घर है। अकेली औरत का इस दुनिया में क्या जीना। आप शांत हो जाइए प्लीज। इस शहर ने तो मेरा शौहर भी छीन लिया, अब रखा ही क्या इस शहर में। इस शहर में हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। दोस्तों, हार्ट अटैक से वसीम की मौत को सभी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। वसीम की मौत का दुख सभी को है। बेचारी निकत के हाथ की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं हुआ कि वक्त ने उसके साथ ऐसा मजाक किया। उसकी शादी उसके लिए श्राप बन गई और किसी को उसके साथ सहानुभूति है। लेकिन 4 दिन भी नहीं गुजरे कि सारी प्रॉपर्टी बेचकर बीवी फरार। लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही। अगर वसीम की मौत नेचुरल थी तो उसकी बीवी भागी क्यों? क्या वसीम की मौत निकहत का मकसद था? अगर हां तो क्यों? अगर निकहत का मकसद दौलत हथियाने का था तो वैसे भी
वसीम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, तो फिर उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद। नमस्कार, मैं मदन डोगरा इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, जिस शहर ने जख्म दिए हों, लोग उस शहर को छोड़कर इसलिए चले जाते हैं कि यहां से दूर रहूंगा तो यादें पीछा नहीं करेंगी। शायद निगहत ने भी ऐसा ही सोचा होगा। अब सवाल यह उठता है कि दूर रहने के बाद क्या वो वसीम को भूल पाएगी, या फिर वसीम की मौत के बाद जीवन के लंबे सफर पर अकेली चल पाएगी? दोस्तों, शायद शब्द ही ऐसा है जिसके बाद उम्मीदों का कारवां दिखाई देता है। उम्मीदों पर ही तो दुनिया कायम है। तभी तो निगहत ने 2 बार शादी की और दोनों ही बार उसके पति की मौत हो गई, पर फिर भी उसने आस नहीं छोड़ी और तीसरी बार शादी करने के लिए मैरिज सेंटर से संपर्क करती है। हाँ बोला था मैंने। ठीक है ओके। एक्सक्यूज मी, यस मैडम। शादी के लिए कोई मेरे लायक हो तो? यस यस, प्लीज सिट ऑन चेयर। ओके, आई विल कॉल यू। ओके। मुस्लिम लड़की है तो मुस्लिम लड़कों का ही पिक्स दिखाना ठीक रहेगा। आप शायद कुछ सोचने लगी। हाँ, नहीं तो दिखाइए, कोई मेरे लायक अच्छे रिश्ते हों तो। रिश्ते तो हैं, लेकिन मैं सोच रही थी आपको दिखाना ठीक रहेगा। रिश्ते आपने अभी तक एक भी नहीं दिखाए, सोचने आप पहले ही लगी। वो तो मैं दिखा ही रही हूँ। दे दीजिए, मैं देख लूंगी। इसमें सभी तरह के लोगों की पिक्स हैं। सभी तरह के मतलब? आई मीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आपके लिए तो नो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रायोरिटी मुस्लिम होनी चाहिए। कोई पसंद आया मैडम? इनमें से तो कोई नहीं। हमारे पास कुछ और भी अच्छे रिश्ते हैं, शायद आपको कोई पसंद आ जाए। जी बताइए। ये देखिए, ये है समीर, अच्छे घर से है और अनमैरिड भी। ये है फैजल और ये है राशिद। दानिश मियाँ तो दुबई में है अभी और सभी अनमैरिड है। और कोई? आप अपनी कुछ पसंद बताइए तो मैं कुछ कर पाऊंगी। आई मीन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो, मेरा मतलब आप समझ रही हैं ना? अगर तलाकशुदा होगा तो भी चलेगा। तलाकशुदा, अकेला, सिंपल पर्सन, अच्छी प्रॉपर्टी। ये पसंद है। आइए मोहतरमा, आइए। और ये है जमाल का घर। अल्लाह, ये घर है तुम्हारा? हाँ। घर ऐसा होता है? और कैसा होता है? मेरा मतलब यही मेरा घर है। अल्लाह, मेरे तो सारे ख्वाब ही टूट गए। निकल, मेरी बात तो सुनो। खूबसूरत सा घर, बड़ा सा बेडरूम, मेरे तो सारे ख्वाब ही मिट्टी हो गए।
निकत, अब तुम आ गई हो तो ये घर भी तुम्हारे जैसा खूबसूरत हो जाएगा। खूबसूरत होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक दिन ऐसे कबाड़ जैसे घर में रहूंगी ना, मेरा दम जरूर घुट जाएगा। निकत, ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसे घरों में भी तो इंसान ही रहते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ऐसी छत भी नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करते हैं। कम से कम हम उनसे तो अच्छे हैं। नसीहत देने से जिंदगी बसर नहीं होती, जिंदगी बसर करने के लिए पैसे चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। निकत प्लीज, आज हमारी जिंदगी की शुरुआत है। जिंदगी की शुरुआत होगी तुम्हारी। एक दिन ऐसे कबाड़ जैसे घर में और रहूंगी ना, मेरा तो जनाजा उठेगा यहाँ से। निकत, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? चलो बेडरूम चलते हैं। निखत, अब तुम मेरी बीवी हो। शौहर के खुशी में ही बीवी को खुश रहना चाहिए। क्या पता कब किस्मत पलटे और ये किराए के मकान से हम अपने मकान में चले जाएं। तो क्या ये मकान तुम्हारा नहीं है? नहीं, ये मकान किराए का ही है। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं। उस मैरिज सेंटर वाली ने भी कहाँ फंसा दिया मुझे। ऊपर से अच्छे रिश्तों के चक्कर में पैसे भी हेट लिए मुझसे। तुम इस बेचारी को क्यों दोष देती हो? पसंद तो तुमने ही किया होगा ना। अच्छा छोड़ो उस बात को। कैसे छोड़ूं? तुम्हारी कंडीशन देखकर तो लगता है मुझे मेरी मेहर की रकम भी। वो मैं अदा कर दूंगा बाद में, अभी बजट नहीं है ना। या खुदा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? यकीन मानो, जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले मैं मेहर की रकम अदा करूंगा, उसके बाद मैं अपना घर लेने की बात सोचूंगा। तुमने मुझे धोखे में रख के शादी की। कितने बड़े झूठे हो तुम। धोखा? कैसा धोखा? पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। तो मैं कौन सा तुम्हें तलाक दे रहा हूँ जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? तलाक ही दे देता तो ठीक था, कम से कम इस दोजक से तो निकल जाती। अच्छा सब ठीक हो जाएगा। ठीक। निकत, आओ हम थोड़ी प्यार भरी बातें कर लेते हैं। कोई बात नहीं करनी मुझे। निकत, निकत, ये पुलिस की नौकरी में इतना भागम भाग है कि न्यूज़पेपर पढ़ने को टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, पुलिस की नौकरी है ही ऐसी। जब लोग दिवाली मनाते हैं तो हमारी चौकसी और भी बढ़ जाती है। ये न्यूज़पेपर मुझे दो। वैसे इलाके में कोई मर्डर वर्डर तो नहीं हुआ ना? नहीं तो क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया। जमाल सर की शादी हो गई? अरे वो तो कब की हो गई, और अब तक तो हनीमून भी हो गया होगा। हनीमून? नई बीवी के साथ? अच्छा है। दोस्तों, निकत ने 2 बार शादी की और दोनों ही शौहरों की मौत हो गई। जमाल निकत का तीसरा शौहर है। अब आप इसे क्या कहेंगे? जमाल की खुशकिस्मती कि उसे चांद जैसी बीवी मिली, या फिर निकत की बदकिस्मती कि उसे जमाल की बीवी बनकर ऐसे घर में जाना पड़ा जहां एक पल के लिए भी रहना मुश्किल हो गया। जो भी हो, पहले दिन से ही दोनों के बीच कलेश होने लगा और मियां बीवी के बीच पनप रहा यह कलेश दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि दोनों का एक साथ रह पाना मुश्किल हो गया। शाही जिंदगी जीने की आदी बन चुकी निकत को जमाल की फाइनेंशियल स्थिति रास नहीं आ रही थी। उसने एक दिन जमाल से कह दिया, तलाक दे दो मुझे। जमाल निकत की बात सुनकर शॉक रह गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका और बात आगे बढ़ गई। चाचा जान, मुझे किसी भी कीमत पर तलाक चाहिए तो बस चाहिए, और मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन क्यों? तलाक चाहिए तो बस चाहिए। पर बेटा, तलाक के लिए कोई मुकम्मल वजह भी तो होनी चाहिए। बिना मुकम्मल वजह तलाक नहीं हो सकता है। आपको अगर जमाल मारते पीटते हैं या गाली गलौज करते हैं तो आप बताइए, या आपको हर्जा खर्चा नहीं देते हैं तो आप बोलिए। चाचा जान, सब कुछ देता हूँ, कोई कसर नहीं रखता, पूरा ख्याल रखता हूँ इनका। और रही बात मारने पीटने की या गाली गलौज करने की, ये तो मैंने सीखा ही नहीं। अब मेरा मशवरा तो बेटा यही है कि आप जमाल को माफ कर दो और मिलजुल कर रहो।
और मैं क्या कह सकता हूँ? मिलजुल कर रहने के लिए दोनों की मंजूरी तो होनी चाहिए ना। देखो, अगर जमाल से कोई गलती हुई है तो हम उससे इल्तिजा करेंगे। चाचा जान, आपको इल्तिजा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इनसे माफी मांग लेता हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कीजिए। माफ कीजिए, मैं इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगी। चाचा जान। जी बेटा, फरमाइए। सुन रहे? अब घर की इज्जत जो है वो चौराहे पर नीलाम होगी। बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो इनको समझा सकते हैं। अब मानना या ना मानना वो तो आप लोगों की मर्जी है। चलते हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं? चलिए चाचा जान, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। क्या सोचा था और क्या हो गया? करोड़पति की जगह कंगालपति मिल गया। हंसता भी तो नहीं है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। बख्शूंगी नहीं उसे मैं। क्या ढूंढ रही हो निकट? तेरी मौत। निकट, तुम अपनी तमीज भूलती जा रही हो। निकट, क्या बेवकूफाना हरकत है? धोखेबाज, तूने मुझे धोखा दिया। निकट, 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 तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तूने मुझे धोखा दिया। निकट, धोखेबाज, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाँ? अब भी वक्त है निकट, अपने हाथ रोक लो वरना ठीक नहीं होगा। तूने बहुत गलत किया मेरे साथ। निकट, निकट, धोखेबाज, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। निकट, निकट, तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। निकट, इतना बड़ा धोखा, तुम्हारा वो हाल करूंगी तुम जिंदगी में सोचोगे। बाज के पकड़ से कबूतरें छूटती नहीं है मेरी जान। कौन हो तुम? तुम्हारा शौहर मेरी जान, जमाल। नहीं, तुम वो नहीं जो दिखाई देते हो। सही पहचाना मेरी जान, मैं वो नहीं, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर जमाल खान। वसीम के मौत से पहले तेरे दो शौहर की मौत तो हार्ट अटैक से हो चुकी थी, लेकिन जब वसीम की भी मौत उसी तरीके से हुई तब मेरा शक तुझ पे और पक्का हो गया। खैर, आगे सुन। जब वसीम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी, ओ, अब तो सोच रही होगी कि ये सब मुझे कैसे पता, लेकिन तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वसीम के वकील को शक हुआ और उसने हमारे पुलिस स्टेशन में आके इत्तला दी। वैसे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना आम बात है, लेकिन एक ही तरीके से दो लोगों की मौत, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया। इस तरह से हमने तुम पे जाल बिछाया। वसीम की मौत तेरी आखिरी स्टोरी बन गई निखत, क्योंकि वसीम से पहले तेरे दो शौहर की मौत एक ही तरीके से हो चुकी थी, और एक ही औरत के दो शौहर की मौत एक ही तरीके से हो, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इसी से मेरा शक यकीन में बदल गया। तब मैंने अपने सीनियर से मिलकर ये योजना बनाई। मेरी योजना नहीं सुननी? नहीं सुननी तुम्हारी कोई योजना। तुम्हारी नहीं, आपकी। मैंने अब तक तुम्हें तलाक नहीं दिया है, अब भी मैं तुम्हारा शौहर हूं, तो इज्जत से बात करो। खैर, आपकी नफरत को कबूल करते हुए हम अपनी बेगम साहिबा को ये बताना चाहेंगे कि हमने इस शहर के जितने भी मैरिज सेंटर थे वहाँ उन सब से कांटेक्ट किया और वहाँ अपना और तेरा फोटो देकर ये बताया कि ये मोहतरमा जब भी शादी के लिए आए तो उनसे कैसे
तो जब तुम गई उसके बाद तुमने वहाँ मैरिज सेंटर में अपना जो कार्ड दिया, कार्ड देने के बाद तुमने ये पूछा कि कोई है मेरे लायक ऐसा बंदा जिससे मैं शादी कर सकूं, तो उन्होंने भी यही दिखाया कि ये है बंदा। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो, मेरा मतलब आप समझ रही हैं ना। अगर तलाकशुदा होगा तो भी चलेगा। तलाकशुदा, अकेला, सिंपल पर्सन, अच्छी प्रॉपर्टी। ये पसंद है। और जब ये सब कुछ हुआ तो तुम्हें इतना तो जानना ही था कि तुम जब जाओगे वहां पे तो तुम्हें लोग पूछेंगे, और लोग जब पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें चाहिए था एक शौहर, और शौहर जो भी ऐसा जिसके पास पैसा हो, लेकिन वो तो तुम्हारे पास मिला ही नहीं। तुम्हें क्या मिला? ये एक घर, एक ऐसा इंस्पेक्टर जो तुम्हें पकड़ने की तलाश में था। और ऐसा ही हमने किया, ऐसा प्लान बनाया जिसमें कि तुम फंस जाओ, और तुम फंस गई। और फंसते 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 तुम आज यहाँ पे हो, यहाँ बैठी हो मेरे सामने। कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ भी नहीं। और आखिर में ये चिड़िया इस डाल से उस डाल पे फुदकती हुई शिकारी के पंजे में फंसी गई। कैसी थी स्टोरी? आज तेरे चेहरे पे वो बेबसी दिखाई दे रही, उनके चेहरे पे तुझे बेबसी दिखाई नहीं दी जिनको तूने हंसा हंसा के मार दिया। बोल, क्या जुर्म था उनका? क्या जुर्म था? वसीम! 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 बोलती बंद हो गई है तेरी? याद आया? औरत जात के नाम पे कलंक है तू, थू है तेरे पे। तुम्हें तो जेल होगी। ले जाओ इसे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे ले जा सकते हो मुझे? छोड़ो। रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश ने निखत को किस तरह से अपराधी बना दिया। फुल प्रूफ प्लान बनाकर मर्डर पर मर्डर करती चली गई। मुस्लिम नौजवानों के साथ शादी करके मेहर के रूप में मोटी रकम लेना या फिर प्रॉपर्टी हथियाना निखत की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। निखत ने एक सिंपल लेकिन अहम साइंटिफिक तरीका इख्तियार किया था, और वो तरीका था कि अपने शौहर को कोई जोक्स या किसी बात पर हंसाते हुए इतना लाउड कर दो कि हंसते हंसते उसकी मौत हो जाए। और हुआ भी यही। निखत ने मर्डर को नेचुरल डेथ साबित करने का अच्छा तरीका इजाद किया था। लेकिन अपराध तो अपराध ही होता है, चाहे वो कितनी ही सफाई से क्यों ना किया जाए, अंत में कानून उसे दबोच ही लेता है।
मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कोई भी हो सकता है निखत की तरह। सावधानी और अपनी सुरक्षा का हक हर किसी को है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।